लाजवाब स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की शोध हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक्स थे अर्थात जो भी मुश्किल टॉपिक थे, आपको लगते हैं कि भाई ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, मुझसे याद नहीं हो पा रहा है, तो इसी टॉपिक को आज की इस वीडियो को हम पढ़ने वाले हैं विद ट्रिक के साथ, ताकि आप एग्जाम में इजिली कर पाओ। तो हम विद ट्रिक के साथ इसे समझेंगे। तो पहला जो आपको मुश्किल लगता है वो संधि है। पहले हम संधि समझेंगे और बाकी शब्द समझेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, ताकि आपको इजीली याद हो जाए और आप एग्जाम में इजीली दे पाओ। दोस्तों, जो हमारे पुराने बच्चे उन्हें तो पता होगा कि हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसका नाम हिंदी वर्ड सीरीज था, परंतु जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि हमने एक सीरीज शुरू की जिसका नाम हिंदी वर्ड सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं कि नहीं भी दो टॉपिक को लाते हैं और उनके बीच हम करवाते हैं फाइट। हर टॉपिक के बीच हमने फाइट करवाई है, जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच फाइट करवाई, क्रिया और विशेषण के बीच फाइट करवाई, संधि और अव्यय के बीच फाइट करवाई। ऐसे हमने बहुत से टॉपिक के बीच करवाई थी फाइट। ऐसे हमने पदबंध और रस के बीच भी करवाई थी फाइट। ठीक है, जितने मुश्किल टॉपिक थे, इजी टॉपिक थे, जितने भी टॉपिक थे, हमने सभी के बीच करवाई थी फाइट। और साथ में इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, डिटेल में समझाया गया था, एग्जाम्पल बताए गए थे, ट्रिक के साथ पढ़ाया था और प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो आई होप कि आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली होंगी जिसने मैंने आपको करवाई थी इस वर्ड सीरीज के अंदर, और जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कोई भी फाइट नहीं करवाने वाले, क्योंकि हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं खत्म और हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो, मैं आपको फिर समझा दूंगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब भी हमने मतलब जितने भी टॉपिक पढ़े हमने अपनी सीरीज के अंदर, उनमें से जो भी मुश्किल टॉपिक है, जब आपको लगते हैं भाई थोड़ी मुश्किल है, हमसे याद नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी ट्रिक समझेंगे आज की इस वीडियो के अंदर और ट्रिक के साथ उसे समझेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होता है? संधि से उदाहरण ले लेते हैं कि भाई क्या होता है, एक बार दो राजाओं के बीच हो जाता है युद्ध और उस युद्ध को करना होता है खत्म। तो उस युद्ध को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, वो दो राजा आपस में संधि कर लेते हैं। संधि का मतलब वो मिल जाती हैं, वो जुड़ जाती हैं, उसी को हम संधि कहते हैं, कि अपने जो भी कहते हैं संधि। और उसमें तीन भेद होते हैं, सवर संधि, व्यंजन संधि और एक और होता है हमारा विसर्ग संधि। तो पहला क्या है हमारा सवर संधि। सवर संधि क्या होता है? संधि आप समझ गए, तो सवर संधि होता है, सवर और व्यंजन सबको आते ही होंगे ना। तो भाई सवर संधि होता है स्वरों में संधि, मतलब दो स्वरों के बीच कोई संधि होती है। दो स्वर जब आपस में जुड़ते हैं और जब कोई नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं सवर संधि। व्यंजन संधि होता है कि दो व्यंजन और स्वरों के अंदर संधि, मतलब सवर संधि तो भाई छोटा राजा, उससे बड़ा राजा हुआ व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन और स्वर दोनों के बीच संधि हो गई इसके अंदर। कहने का अर्थ है कि जब व्यंजन और स्वर किसी व्यंजन के साथ संधि करती हैं तब कोई नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि व्यंजन और व्यंजन के साथ संधि करेगा तो भी व्यंजन कोई विकार उत्पन्न करेगा। जब कोई व्यंजन स्वर के साथ कोई भी मेल विभाव करेगा, मतलब जुड़ेगा, तब भी कोई विकार उत्पन्न करेगा। मतलब वो होता है हमारे व्यंजन संधि। व्यंजन और स्वर जब किसके साथ संधि करते हैं? व्यंजन के साथ। जब व्यंजन स्वर संधि करते हैं, जुड़ते हैं व्यंजन के साथ, और जब कोई विकार उत्पन्न करते हैं, जब कोई नया शब्द बनाते हैं, उसे कहेंगे व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि होता है कि स्वर और व्यंजन विसर्ग के साथ जुड़ते हैं और तब जाकर कोई भी नया शब्द बनाते हैं, वो हो गया विसर्ग संधि, मतलब विसर्ग में संधि हुई है। तो भाई पहले पढ़ेंगे भाई सवर संधि क्या होता है। सवर संधि तो मैंने आपको बता दिया है। सवर संधि के होते हैं 5 भेद, जो कि आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं, पर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। देखो, पहले हमारा दृघ संधि। दृघ संधि क्या होता है? आपने स्वर पढ़े हैं, स्वर के अंदर आपने जाना होगा कि दृघ क्या होता है, दृघ वर्ण। दृघ स्वर पढ़े होंगे ना। दृघ स्वर होते हैं जो बड़े स्वर होते हैं, जैसे कि आ, जैसे कि बड़ी, जिसे बोलते हैं आई, बड़ा ऊ जिसे बोलते हैं औ। तो ए, ओ, आ, आई, औ, ये 3 स्वर क्या है? दृघ स्वर हैं, क्योंकि ये बड़े स्वर है। मतलब अ का छोटा भाई ए हो गया, आई का छोटी बहन ई होगी, और हमारा औ का छोटा भाई ऊ हो गया। तो ये जो बड़े बड़े भाई हैं, जैसे कि आ, आई, औ, ये बड़े बड़े भाई हमारे क्या कहलाते हैं? दृघ संधि कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जानने से पहले, दृघ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि और ऋण संधि के बारे में जानने से पहले आपको इनकी छोटी सी फैमिली के बारे में जानना होगा। देखो, पहली फैमिली क्या कहती है? फैमिली बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ लेना आराम से। फैमिली ऑफ लेटर्स, मतलब हमारे वर्णों की एक फैमिली है। जैसे कि हमारी वर्णों की 5 फैमिली हैं। जैसे हम देखते हैं फैमिली ऑफ लेटर्स में पहली फैमिली आती है हमारी
ए की और आ की, मतलब हमारे दो भाई हैं ए और आ, ये दो फैमिली होगी हमारी पहली। दूसरी फैमिली हो गई हमारी ई और आई की, तीसरी हो गई ऊ और औ की, चौथी हो गई ओ और औ की, और पांचवी हो गई हमारी ए और आई की। ये हो गई हमारी 5 फैमिली। ठीक है, इन्हीं 5 फैमिली, आप बस ये याद रख लो कि ये 5 फैमिली है। पहली फैमिली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये और पांचवी है। बस आपको 5 फैमिली याद रखनी है। सब संधि तो हमारे न्यू ही हो जाएंगे अगर आपने ये याद कर लिए तो, समझ लिए तो। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फैमिली होगी। इसीलिए याद रखना कि हमारी 5 फैमिली है और जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे, पहले हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कौन कौन सी है, आ ई औ, ये 3 वैसे है तो ये, बट ये ज़्यादा माने जाते हैं और दीर्घ संधि में यही 3 आते हैं। ठीक है, तो आ ई उ, इसमें है हमारा ये दीर्घ संधि। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हम ए के साथ ए जोड़ते हैं तो आ बनता है। इसके अंदर देखो सिंपल से अगर ट्रिक जानोगे ना, तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि हम कोई 2 फैमिली के बीच संधि करवाते हैं और कोई नया शब्द बनाते हैं, और वो जो नया शब्द बनता है, जब नया विकार होता है, वो उसी फैमिली में से होता है। जैसे कि आ है, अब पहली फैमिली क्या है, ए है। अब ए फैमिली का जो पहली, ये चारों फैमिली छोड़ो, इस पे ध्यान मत दो। पहली फैमिली हमारी ए की है। अगर हम पहली फैमिली की संधि पहली फैमिली से ही करवाएंगे तो उसी फैमिली का बड़ा जो भाई है वो बड़ा होगा, वो उसमें विकार होगा, मतलब वो आएगा आंसर में। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर मैं ए की संधि आ से करवाई तो आ बनेगा, ए की संधि ऐसे ही करवाई तो भी आ बनेगा, मतलब पहली फैमिली से मिलकर पहली फैमिली ही बनाएगा। ई की संधि ई से करवाओगे तो बड़ी ई बनेगा, ई की संधि बड़ी से करवाओगे तो भी बड़ी ई बनेगा। मतलब पहली फैमिली की संधि पहली फैमिली से करवाओगे तो पहली ही फैमिली का बड़ा जो भी है भाई या बहन वो बड़े होंगे, मतलब वही आएंगे आंसर में, उनका ही विकार होगा। अगर ऊ है, ऊ की संधि ऊ से करवाओगे तो भी औ होगा, ऊ की संधि औ से करवाओगे तो भी औ ही बनेगा। कहने का अर्थ है कि 3 फैमिली की संधि उन्हीं फैमिली से करवाओगे तो उन्हीं फैमिली का जो बड़ा भाई बहन है वो बड़ा ही होगा, मतलब वही बनेगा आंसर में। ठीक है, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, विद्या प्लस में आलय विद्यालय। तो विद्या प्लस में आलय में यहाँ पर क्या है, आ है, यहाँ पर क्या है, आ है, 2 आ है, 2 आ है। देखो एक ही फैमिली का एक ही भाई है, उन्हीं की भी संधि हो रही है तो उन्हीं में से आ ही होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि फैमिली के बीच संधि हो गई ना, एक ही फैमिली के आपस में संधि होगी तो बड़ा भाई होगा, बड़ा भाई जो है ना इनमें से आ है वही आंसर में आएगा, उन्हीं में विकार होगा। जैसे कि आ और आ में संधि हो रही है ना तो आंसर में ही आ ही बनेगा, मतलब जुड़ेंगे आ ही बनेगा, क्या आ ही बनेगा। आ और आ में संधि हो रही है तो भी आ बनेगा, अगर ए और आ में संधि हो रही है तो भी आ बनेगा, अगर आ और ए में संधि हो रही है तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा, और ए में संधि हो रही है तो भी आ बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे हमारे ई होगा, ऐसे ही ऊ होगा। और जो भी इसके एग्जाम्पल हैं वो प्रैक्टिस के मैं आपको थोड़ी देर बाद में दूंगी, पहले आप सब ऐसे समझ लीजिए, फिर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बड़े इंटरेस्टिंग वे से। अब आता है गुण संधि। गुण संधि क्या होता है, गुण संधि। अब गुण संधि देखो, अगर ए आ की मेल करवाते हैं ई और बड़ी ई से तो ए बनता है। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करवाते हैं कि ये रफ करते हैं भाई, कि हमने अ और ई की संधि करवाई तो ए बना। मतलब अगर हम पहली फैमिली की जो भी संधि है, पहली फैमिली की संधि दूसरी फैमिली से करवाते हैं तो तीसरी फैमिली बनती है। पहली फैमिली की संधि दूसरी फैमिली से करवाते हैं तो तीसरी फैमिली बनती है। इसका कहने का सिर्फ इतना ही है, गुण संधि का सिर्फ इतना ही गुण है कि अगर वो पहली फैमिली मतलब ए फैमिली ई फैमिली के साथ जब ये संधि करेगा तो बनेगा तीसरी फैमिली का ए बनेगा। पहली फैमिली किसके साथ संधि करेगा, दूसरी फैमिली के साथ, तो क्या बनाएगा, पांचवी फैमिली का ए बनाएगा। यहाँ लिख देते हैं भाई, पहली फैमिली किसके साथ क्या उसने संधि किसके साथ बनाई, दूसरी फैमिली के साथ, कि क्या बना, पांचवी फैमिली का ए बड़ा बड़ा। ठीक है, पहली फैमिली ने की तीसरी फैमिली के साथ संधि तो क्या बनाया, चौथी फैमिली का ओ बना दिया, ये ओ। ठीक है, पहली फैमिली ने की किसके साथ संधि, भाई री भी साथ में है। री वैसे मैंने लिखा नहीं, किसी फैमिली के साथ नहीं है, री किसी फैमिली के साथ नहीं है, पर री अपने में अलग है, स्वतंत्र है, पर वो साथ में किसी के साथ मिल जाता है। ए के साथ अगर
पहली फैमिली ने की री के साथ संधि तो अर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अर बनाते हैं। ये आप करने याद, बहुत ही इजी है। आप सिर्फ ऐसे फैमिली के साथ याद करोगे ना तो फैमिली ही याद हो जाएंगी आपको। सारी फैमिली है ये। जैसे आपको अपनी फैमिली के बारे में याद है तो इनकी फैमिली के बारे में याद कर लो। अब देखो इनका उदाहरण यहाँ है महा प्लस में उत्सव। तो यहाँ पर दे रखा है आ, यहाँ दे रखा है ऊ। आ ऊ कहाँ है? यहाँ पर आ और ऊ। चाहे यहाँ पे छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आ दे रखा है और क्या दे रखा है भाई? छोटा ऊ, ये रहा ऊ है। तो क्या बनेगा? पहली फैमिली के साथ मिली है, पहली फैमिली मिली है तीसरी फैमिली के साथ तो क्या बनाता है? औ बनाता है। तो यहाँ बना दिया ओ। देख लो महा प्लस में उत्सव महोत्सव, आ और ऊ बन गया औ में, आ और ऊ औ में बदल गया, ठीक है। ये हो गया हमारा गुण संधि के बारे में। इसका यही गुण था। अब देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में कोई भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल दीर्घ संधि की तरह ही है ये भी। वृद्धि में क्या होता है भाई? दीर्घ में बड़ा बड़ा होता है परंतु वृद्धि में भी बड़ा ही होता है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? शब्द से पहचानो, वृद्धि मतलब बड़ा होना, ठीक है। वृद्धि संधि होता है कि अगर हम पहली फैमिली की संधि करवाते किसी भी फैमिली से, जैसे कि हमने पहली फैमिली की संधि करवा दी हमने पांचवी फैमिली से, तो क्या होगा कि जो जिसके साथ करवाई है ना उसका जो बड़ा भाई है वो बड़ा हो जाएगा, वो उसमें बदल जाएगा। कहने का अर्थ है, देखो यहाँ दे रखा है, अगर हमने पहली फैमिली की संधि पांचवी फैमिली से करवाई, किसे? पांचवी फैमिली से, तो क्या बनाता है? उन्हीं फैमिली का जो बड़ा भाई है, इस फैमिली का बड़ा भाई कौन है? ये अय है तो अय बन गया। पहली फैमिली की संधि करवाई हमने चौथी फैमिली से तो क्या बनाया? औ बना दिया। सिंपल यही है। उदाहरण देख लेते हैं। सदा प्लस में ए, सदा में क्या है? यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर देखो आ और क्या है? ए है। और आ ए जोड़कर क्या बनाता है? इसी फैमिली का जो बड़ा भाई है ए, हमने अय बना दिया। सिंपल। बस आपको ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ सुन रहे हो ना तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। बस आप थोड़ा दिमाग लगा के समझो आराम से, ठीक है। अयादी संधि समझती है। वृद्धि संधि समझ में आ गया। पहली फैमिली की संधि करवाई, अगर हम पहली फैमिली की संधि चौथी या पांचवी से करवाते हैं तो उन्हीं फैमिली का जो बड़ा भाई है वो उसमें बदल जाता है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। अयादी संधि क्या होती है कि इसके अंदर कोई फैमिली नहीं है, मतलब हमारी बेचारी अ और आ फैमिली नहीं आई है, वो बहुत ही फेमस थी, बहुत ही थक गई है कि भाई हम हर फैमिली के बीच आ रहे हैं, अब हम नहीं आएंगे, तो अयादी संधि ने उन्हें नहीं लिया है। समझ में आ गया? तो भाई अयादी संधि में क्या आया है? तो अयादी संधि में फैमिली तो आई है बट तो हमारी पहली फैमिली नहीं आई है। कौन सी फैमिली आई है? हमारी चौथी फैमिली आई है और पांचवी फैमिली आई है। इसमें क्या होता है कि अगर हम पांचवी फैमिली और चौथी फैमिली को किसी भी भिन्न स्वर के साथ जोड़ते हैं, उसके अंदर अ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है, परंतु बेचारा अ थक गया था तो इसलिए वो परमानेंट नहीं आया है, ठीक है। तो अगर हम पांचवी फैमिली की और चौथी फैमिली की संधि करवाते किसी भी भिन्न स्वर के साथ, कोई भी स्वर के साथ, तो आए आए आ में बदल जाता है। आए आए वन क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको? आई थिंक नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आया था, परंतु हमने ट्रिक लिए ना, मुझे भी ट्रिक के साथ समझ में आया था। अभी ट्रिक क्या है? अयादी से ही समझ लीजिए। ये अयादी शब्द है ना, इसी से समझ लीजिए क्या है इसकी ट्रिक। यहाँ देखो, यहाँ पर अयादी लिखा हुआ है, कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिख देते हैं अयादी। अब इस अयादी में क्या क्या छुपा हुआ देख लो। अब इसकी सारे रहस्य निकालते हैं। अय, अयादी में है अय छिपा हुआ है। अब जब अय निकल गया तो अय निकल ही जाएगा। अब आता है अव, जब हमने अय और अय निकाल दिया, देखो अयादी में छुपा हुआ है अय, अय छुप गया तो हम समझ जाएंगे भाई अय है, हाँ ये तो वही है ना अय आ वाला, तो आप इसे समझ जाओगे कि है अय और आ वाली ही जो फॉर्मेट है वही यूज़ होगा। सिंपल। अय समझ जाना कि हाँ यहाँ पर अय आय वाला ही यूज़ होगा। अगर आपको अय आय आता है तो अव आव में क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आ जाएगा। सिंपल है। इसमें देखो, अब पांचवी फैमिली की संधि करवाई चौथी फैमिली से कोई भी भिन्न स्वर के साथ, पांचवी फैमिली और चौथी फैमिली को भिन्न स्वर के साथ जोड़ेंगे तो पांचवी फैमिली का जो अय है, ये कहाँ दे रखा है? पांचवी फैमिली का जो अय है वो बदल जाएगा अय में, पांचवी फैमिली का जो हाँ ए है वो बदल जाएगा अय में, आई है वो बदल जाएगा आई में, ओ है वो बदल जाएगा अव में, और औ है वो बदल जाएगा बना आव में। सिंपल इतना है। चार है ना ये सब,
ये चार चार इनकी अलग अलग चीज़ है कि अलग अलग कहाँ कहाँ बदलते हैं। आई में, ए आई में, आई में, ओ आव में, अव में और आओ आव में, ये बदलते हैं इनके अंदर। उसका उदाहरण है ने प्लस में अन, यहाँ पर दिया हुआ है ए, यहाँ पर दिया हुआ है ए, यहाँ दिया हुआ है ए दिया हुआ है हमारी पहली फैमिली का, कहाँ गया, हाँ ए दिया हुआ है। कोई भिन्सवर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ए ही आए, कोई भी भिन्सवर, तो यहाँ पर ए आ गया। अब ए और ए को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये कैसे बना, हमने तो अ देखा था ना, परंतु अ हमारे नए के साथ ही जुड़ गया ना। देखो भाई नए के साथ तो ए भी तो होता ही है, तो हमारे नए के साथ जुड़ गया हमारा ए, इसलिए इसका नयन बन गया, क्योंकि ए बदलता है हमारा आई में और ए हमारा नए के साथ जुड़ गया तो अ बचा, तो ए हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आता है हमारा यण संधि के बारे में। यण संधि मतलब अ आ प्लस में ई आई, ए आ ई आई। पहली फैमिली जब जुड़ती है दूसरी फैमिली के साथ तब क्या बनाते हैं, तब बनाते हैं य और या। अब ये य और या को कैसे याद करें उसकी ट्रिक देखते हैं हम। देखो यहाँ पर है यण, अब देखो ओ वाई दो हाँ देखो यहाँ क्या बना दिया, यण हो गया, तो यहाँ पर यण संधि है। तो यहाँ देखो पहली फैमिली जुड़ती है दूसरी फैमिली के साथ तो ये और या बनाती है। अब इसे य व र कैसे पहचानेंगे, तो य व र को पहचानने की ट्रिक है, यह देखो यहाँ पर है तो यण संधि आ गया, वो देखो यहाँ पर थोड़ा सा वो की तरह से ही बना हुआ है, ये थोड़ा वो ही लग रहा है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर वो भी हो गया। र कहाँ है, ये र दिख रहा है आपको, आधा र है पर र तो है, पहचानने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, तीनों की तीनों इसी से बनते हैं, यह भी आ गया, वह भी आ गया, र भी आ गया, तो आप इसे पहचान लेना कि यण संधि है, ये यण संधि है ये, ठीक है, अगर आपको ऐसा मिल जाए तो। अब अगर पहली फैमिली जुड़ती है दूसरी फैमिली के साथ तो यह बनाती है, पहली फैमिली जुड़ती है तीसरी फैमिली के साथ तो वह बनाती है। अगर पहली फैमिली जुड़ती है हमारी वो जो लास्ट में थी, जो हमारी साथ में आ जाती है, ये फैमिली जो अलग ही है उसके साथ जुड़ती है तो र और रा बनाता है, ठीक है। तो भाई इसका भी उदाहरण, मात्र प्लस में आ गया तो मात्र आ गया। अभी कैसे, री है, री किसके साथ जुड़ रही है, जुड़ रहा है, री जुड़ रहा है भाई आ के साथ, और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो बनता है ये रा बनता है, रा बनता है। तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पे त्रा क्यों बना, कंफ्यूजन है, त्रा क्यों बना, देखो मात्र में र है, यहाँ पर री है, री जुड़ा अ के साथ, आ के साथ, तब बनता है रा, और रा बनेगा, देखो यहाँ पर रा ही बनेगा, परंतु यहाँ पर तय भी तो है, क्योंकि तय तो जुड़ेगा, तय थोड़ा हटेगा, तो यहाँ पर तय प्लस में रे जुड़कर बनता है त्रय। ये आपने पढ़ा होगा ना, तय प्लस में रे जुड़कर त्रय बनता है, इसलिए यहाँ पर तय और रे एकदम मिल गए हैं और त्रा बना दिया। सिंपल, हमारा हो गया भाई पांचों की पांचों फैमिली होगी खत्म, मतलब पांचों की फैमिली ने समझ लिया है। अब हम करते हैं भाई व्यंजन संधि के बारे में। आई होप कि आपको सरल संधि समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया है। सरल संधि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, हाँ थोड़ी लेट वीडियो गई, मतलब थोड़ी बड़ी वीडियो गई है, परंतु आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम करेंगे हमारे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, हाँ वो मैंने व्यंजन संधि कुछ नियम उस पर भी लिखा था, सरल संधि के साथ भी लिखे हैं, परंतु सरल संधि के साथ जो लिखे गए व्यंजन संधि है के नियम वो भी ठीक है, परंतु ज़्यादातर आपको यहीं से देखना है, मतलब वहाँ आपको नोट नहीं करना है। जो मैंने सरल संधि के साथ साइड में व्यंजन संधि लिखी हुई है वहाँ पर आपको नहीं ध्यान देना है, वो आपको नहीं लिखनी है, आपको ध्यान देना है सिर्फ यहीं पर, जो मैंने ये व्यंजन संधि के नियम लिखे यहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। देखो व्यंजन संधि में क्या होता है कि हमेशा कै बदलता है गै में, कहने का अर्थ है कि जो कै है ना वो हमेशा गै में बदलेगा, और च हमेशा बदलेगा जय में, ट हमेशा बदलेगा डै में, तय हमेशा बदलेगा दै में। अब ये कितने नियम हमारे, 1 2 3 4 है। अब इन्हें याद कैसे करोगे, दिक्कत आ गई ना कि इन्हें अब याद कैसे करोगे, तो इन्हें याद करने की सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ये चारों के चारों याद हो जाएंगे आपको बहुत ही ईजिली। कैसे, देखो आपने इस जो भी हैं व्यंजन तो पढ़े ही होंगे, कै ख घ गड़े सब पढ़े ना। सभी व्यंजनों में जितने वर्ग होते हैं हमारे 5 वर्ग होते हैं, पहला था कै वर्ग, दूसरा चै वर्ग, तीसरा टै वर्ग, चौथा तै वर्ग, पांचवा पै वर्ग। ये सब जो हमारे 5 वर्ग होते हैं ना, इन्हीं 5 वर्ग
इन्हीं 5 वर्गों के जो पहले वर्ण है, जैसे कि कै, चै, टे, टे, तै, पै, ये 5 वर्ण, हर वर्ग के पहले 5 वर्ण बदलते हैं उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। किसे बदलते हैं? तीसरे वर्ण में। समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पहले वर्ण हमेशा तीसरे वर्ण में बदलते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर से व्यंजन संधि लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि है, मतलब व्यंजन लिखे हुए हैं, ये हमारी 5 व्यंजन है। यहाँ पर भी व्यंजन है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। यहाँ पर भी है ये 5, एक यहाँ पर भी है 5 हो गए, यहाँ पर भी 5 हो गए। ठीक है, अब ये हमारे पूरे 25 के 25 में लिखे तो नहीं है, परंतु हाँ ये हमारे 25 के 25 व्यंजन हैं। इन 25 के 25 व्यंजनों के अंदर हर वर्ग के, इसका भी वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं 5 वर्ग के पहले जो वर्ण हैं, ये सारे पहले वर्ण, जैसे यहाँ पर कै है, यहाँ पर चै है, यहाँ पर टे है, यहाँ पर तय है, यहाँ पर पै है, ये सभी किसमें बदलते हैं? इस तीसरे वर्ण में। ये कै बदलेगा गै के अंदर, चै बदलेगा जै के अंदर, टे बदलेगा डै के अंदर, और तै बदलेगा दै के अंदर, पै बदलेगा बै के अंदर। ठीक है, तो ये हमें याद करनी है कि पहला वर्ण बदलता है तीसरे वर्ण के अंदर। यहाँ पर भी कै बदलेगा गै में, चै जै में, टे दै में, टे दै में, तै दै में, और हमारा पै बदलेगा बै में। बस इतना याद करना है। ओके, जैसे उदाहरण दिग प्लस में अंबर दिगंबर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कै किसे बदलेगा? गै में। तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कै को हटाकर गै लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर चै होता तो ये जै में बदल जाता, यहाँ पर टे होता तो डै में बदल जाता है, ऐसे होगा। हमारा दूसरा नियम कहता है कि हमेशा मैं जो होता है ना, मैं, वो हमेशा बदलता है अंकी बिंदी। जो आप बचपन में अंकी बिंदी पढ़ते हैं ना, हाँ वे अंकी बिंदी कहते हैं इसे। इस बिंदी के अंदर वो बदल जाएगा, इस बिंदु में वो बदल जाएगा। देखो कैसे? सम प्लस में देश संदेश, ये बहुत ही बार पूछते हैं। देखो मैं है यहाँ पर, मैं किससे बदल गया? अंकी बिंदी के अंदर। मैं किससे बदल गया? अंकी बिंदी के अंदर। यही है कि सम प्लस में देश संदेश हो गया। अगर हम हमेशा टे के साथ छः हो या फिर छः अकेला भी हो तो वो हमेशा बदलेगा जै में। देखो यहाँ पर वट प्लस में छाया, वट, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई कुछ बदला तो नहीं है, परंतु हाँ चै लग जाएगा, आधा चै लगेगा। ये पूरा चै नहीं है, आधा चै है। अगर यहाँ पर वट हो, मतलब यहाँ पर टे हो, यहाँ पर छः हो, इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा वर्ण लगता है जो कि हमारा चै है। ठीक है, फिर तीसरा हमारा जो नियम कहता है, चौथा, कि हमेशा सै बदलेगा शै के अंदर। सै शै में बदलेगा और शै हमारा इस सै में बदलेगा। ठीक है, हमारा लास्ट वाला नियम कहता है कि अगर तय के बाद मैं या फिर न हो, ये बहुत पूछते हैं, ये वाला मेन है और एक हमारा ये वाला बहुत मेन है। हाँ एक ये भी मेन है, ये कम पूछते हैं परंतु ये 3 बहुत पूछ जाती हैं। अगर तय के बाद मैं न हो तो न हो जाता है, तय के बाद क्या हो, मैं हो फिर न हो तो आधा न हो जाता है। देखो कैसे होता है, जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ। यहाँ पर तय है, यहाँ पर तय है, तय के बाद क्या लगा हुआ है, न लगा हुआ है, तो किससे बदल गया, आधा न के अंदर। किससे बदल गया वो, आधा न के अंदर। तय जो आधा तय था हमारा वो आधा न हो गया। अगर यहाँ पर मैं होता तो तय हट जाता और आधा न लग जाता। बस यही नियम हमारे, कितने हैं हमारे 5 नियम है, आपको सिर्फ यही याद करने हैं और कुछ नहीं करने हैं। व्यंजन संधि इतना भी मेन नहीं है, ज़्यादातर मेन हमारा स्वर संधि है जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है, हमारा व्यंजन संधि भी हो गया, जो मैंने स्वर संधि के साथ व्यंजन संधि करवाए थे वो भी सही है, परंतु वो से ज़्यादा ईजी हमारा ये है और साथ में ज़्यादा आता है ये। ठीक है, तो आपको ये याद करने हैं। संधि में कुछ भी नहीं है, ये सब छोड़ो। हाँ वो संधि में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ट्रिक है र स श श ओ, ये सब जिस भी शब्द में मिल जाए, जिस भी शब्द में मिल जाए वो क्या होगा, वो विसर्ग संधि होगा, वो टूटेगा विसर्ग में। कहने का अर्थ मतलब विसर्ग, जैसे कि आए तपोवन, तपोवन में औ है, निष्पक्ष में श है, निर्भय में भाई निर्भय निर्भय रहा, आधा रह, मतलब सब में आधा होना चाहिए ना, र श ओ है। अब इनके स्थान पर इनको हटाकर हम लगा देंगे विसर्ग, विसर्ग विसर्ग लगा दिया, बस यही हमारा विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए मैंने कम बताया है, परंतु विसर्ग संधि याद करनी जरूरी है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके सामने स्वर संधि, आप बस इसे याद कर लीजिए, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है।
थोड़े बहुत स्वर संधि के साथ साथ व्यंजनी पूछ लेते हैं और विसर्ग संधि बहुत ही कम पूछते हैं। तो ज्यादातर फोकस कहाँ पर, स्वर पर, जो कि मैंने आपको आधे घंटे तक समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए? तो बस अब हम पढ़ने वाले हमारे नए और अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं। पता होगा मैंने आपको करवा रखे हैं अपनी हिंदी बोर्ड सीरीज के अंदर, मैंने आपको काया समास सब कुछ करवा रखे हैं। बस हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और थोड़ी सी ट्रिक के बारे में जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो भाई कारक तो आपको पता है क्या होते हैं, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम का परस्पर संबंध और क्रिया के साथ संबंध को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब उसके होते हैं भाई 8 भेद, जो कि आपको याद नहीं हो पाते, आपसे मुझे पता है आपसे याद नहीं हो पाते हैं। उन्हीं को समझाने के लिए मैं आपके सामने लाई हूँ कुछ सेंटेंस, मतलब छोटा सा एक वाक्य का समूह लाई हूँ, मतलब थोड़ी सी एक वो लाई, कैसे कह सकते हैं कि हम एक कहानी के तौर पर, ठीक है, वो थोड़ी सी छोटी सी कहानी लाई हूँ। बस आप उस कहानी को समझ लीजिए, सुन लीजिए, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगी वो कहानी भी और क्या क्या नाम है इसका, कारक भी, ठीक है। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए रणभूमि पर बाण का प्रयोग करके उसका सर धड़ से अलग किया, तब राम चिल्लाया, हे भगवान। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर आपको सारे आपके कारक मिल जाएंगे और वो भी विभक्ति के साथ मिलेंगे। राम ने कौन सी विभक्ति, किसकी विभक्ति है, कर्ता की, राम करता है, ने उसकी विभक्ति है। रावण कर्म है, को उसकी विभक्ति है। बाण करण है, से उसकी विभक्ति है। सीता के लिए, ये क्या है हमारा संप्रदान कारक। रणभूमि पर, देखो किसी के लिए कार्य करते हैं तो क्या कहलाता है, संप्रदान कारक, तो वही संप्रदान कारक हो गया, संप्रदान, ठीक है। रणभूमि पर मतलब एक आधार का बोध कौन करवाता है, जो एक आधार का बोध करवाते हैं उसे अपादान कारक कहते हैं, तो ये हो गया मेरा अपादान कारक। बाण का प्रयोग करके बाण का प्रयोग किया, देखो भाई ये हमारा वही है कि भाई बाण का प्रयोग किया करके उसका सर धड़ से एक विभक्ति है, जो कि हम किसी भी चीज, मतलब कोई वस्तु या फिर कोई भी किसी भी अलग होने का भाव जहाँ पे आता है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हुए हैं, जहां पर भी अलग होने की बात आए वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, अरे सिंपल अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अरे हाँ देखो, रणभूमि पर, यहाँ पर अपादान नहीं आएगा, सॉरी में अपादान नहीं आएगा, यहाँ पर अधिकरण कारक आएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो गई मैं भी। सर धड़ से यहाँ पर आएगा अपादान कारक, अलग कर दिया, ठीक है। तब राम चिल्लाया, हे भगवान। अब ये हे भगवान कौन सा है, संबोधन कारक पढ़ा था ना, देखो यहाँ पर दोबारा रिपीट करती हूँ। राम ने कर्ता, रावण को कर्म, बाण से कौन सा है, करण, सीता के लिए संप्रदान, रणभूमि पर क्या है, आप अधिकरण। बाण का ये प्रयोग छोड़ दो, बाण का सिर्फ बाण का प्रयोग करके, मतलब बाण का ये शब्द है ना, ये संबंध बता रहा है, बाण और प्रयोग किया, बाण का एक संबंध है। बाण का प्रयोग करके उसका सर धड़ से अलग होने का भाव है तो अपादान कारक। तब राम चिल्लाया, हे भगवान। हे भगवान क्या है हमारा संबोधन, जहां पर हम पुकारने के लिए किसी का प्रयोग करते हैं, ये होगा मैं कारक। अलंकार देखो, अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मान्यकर, अतिशयोक्ति, हमारे हो गए अलंकार, इनके बारे में जानते हैं। अनुप्रास जहां पर वर्णों की आवृत्ति पाई जाती हो, जहां पर वर्णों की आवृत्ति पाई जाती, जैसे कि चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी चम्मच चटपटी चटनी चटाई, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर च शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है तो ये हमारा अनुप्रास है, ठीक है। यमक अलंकार, शब्दों की आवृत्ति आती है इसमें, किसकी आवृत्ति, शब्द बार बार आती है इसमें, इतनी बार भी नहीं आती, बहुत बार आ जाती, सिर्फ 2 या 3 बार आ जाती है, जहाँ पर शब्द बार बार आते हैं और हर बार उनका जो अर्थ वो अलग निकले, उसे कहते हैं यमक अलंकार। इसका उदाहरण कनक कनकते सो मुदिका, ये वाला जो उदाहरण था ये इसी में प्रयोग होगा। श्लेष अलंकार, अनेकार्थी शब्द, इसे अनेकार्थी भी बोल सकते हैं, क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर जो शब्द होते हैं, जैसे कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गई ना उभरे मोती मानस चून, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब एक ही शब्द के बाद जो बहुत सारे अर्थ निकलते हों उसे कहते हैं
श्लेष अलंकार। जैसे कि यहाँ पर रहीमन पानी राख, ये पानी शब्द का बिन पानी सब सून, पानी गई ना उभरे मोती मानस शून। यार पानी जो शब्द है ना, बहुत इसका जो अर्थ है वो बार बार बहुत अलग अलग आता है, इसलिए वो हमारा श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में ट्रिक है कि जहां पर भी जिस भी वाक्य के अंदर सा सम सरी समान मिल जाए वो वहां पर उपमा अलंकार, बिना कुछ देखे टिक कर देना, वो उपमा अलंकार। जहां पर भी योजक चिन्ह दिखाई दे जाए बिना सोच समझे टिक कर देना। जहां पर भी जन जनु जानो मन मनु माहनु जनहु मनहु ये मिल जाए बिना सोचे टिक कर देना, वही हमारा उत्प्रेक्षा हो गया। और जहां पर भी प्रकृति की बात चलती है, जैसे कि वन की बात है, प्रकृति है, फूल है, कलियां हैं, पेड़ पौधे की बात हो रही है, मतलब प्रकृति की चीजें बात होती है, वो हमारे मानवीकरण हो गए। और जहां पर कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कर देते हैं, और फेमस उदाहरण हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, जो भी है ना, लंकस्य गृह जल गई शस्त्र भाग, फेमस उदाहरण है ये वाला है, ठीक है। और जहां पर बढ़ा चढ़ा की बात की जाती हो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, सिंपल। अब आते समास अलंकार के बारे में। अव्ययभाव समास, जहां पर पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो। प्रति प्लस में दिन, प्रति का अव्यय क्या होते हैं, जिनका रूप कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलता नहीं है, तो प्रति का रूप बदलेगा नहीं बदलेगा। प्रतीक क्या है, प्रतीक को हम लिंग वचन काल कारक के आधार पर नहीं बदल सकते, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनका। परंतु दिन पर हम बदल सकते हैं, दिन को हम रात लिख सकते हैं, दिन को हम दिनों लिख सकते हैं, परंतु प्रति का कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए अव्ययभाव समास जहाँ पर पहला शब्द अव्यय हो और शब्द में ही अव्यय है, ठीक है। तत्पुरुष समास, जहां पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग, जैसे कि राजपुरुष, कारक चिन्ह मतलब ये ना, ने, को, से, के लिए, सब कारक चिन्ह है, जहां पर भी इनका प्रयोग हो जाए वो हमारा तत्पुरुष समास। जैसे कि राजपुरुष है, राजपुरुष को अगर हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुरुष कहलाएगा, और राजा का पुरुष में का एक विभक्ति आई है कारक की, तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास, ठीक है। यही हमारा तत्पुरुष समास है, मतलब जहां विग्रह करोगे ना, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, उसका अगर आपने विग्रह किया और यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह मिल गया, मतलब वो हमारा तत्पुरुष समास है। द्विगु समास में पहला जो पद है ना, पहला जो शब्द पद जिसे बोल सकते हैं हम, ये जो पद है वो मिलेगा एक संख्या, 2 3 4 5 6 7 8 ये सब संख्याएं मिलेंगी, उसे कहेंगे द्विगु समास। जैसे कि दोपहर, दोपहर में 2 एक संख्या है, दोपहर। चतुर्भुज, चतुर्भुज में चतुर मतलब 4 एक संख्या है, ये हमारा द्विगु हो गया। द्वंद्व समास इसे हम द्वंद्व समास भी बोल सकते हैं। विलोम शब्द, जहाँ यहाँ पर क्या होता है कि विलोम शब्द आते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, ये सब विलोम शब्द आते हैं इसके अंदर। और इनका जब विग्रह करते हैं तो इसके बीच हम योजक चिन्ह और तथा का प्रयोग कर देते हैं। बहुव्रीहि समास में तीसरे परिचित व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, मतलब शब्द जो है वो तो है ही, परंतु इस शब्द से किसी और की तरफ इशारा किया जा रहा है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव जी, तो मतलब शब्द तो नीलकंठ है परंतु इंडिकेट कहीं दूसरी तरफ किया गया है, तो मतलब भगवान जी की तरफ किया गया है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारा बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर ज्यादातर परिचित व्यक्ति की बात आती है, जैसे कि भगवान जी हो गए हमारे, ये जैसे कि दशानन मतलब रावण हो गए, एक परिचित ही तो है, ये सब है ना, चाहे बुरे हो या अच्छे हो, उनकी तरफ इंडिकेट किया जाता है ज्यादातर। यहाँ पर कर्मधारय उत्तर पद की विशेषता प्रकट की जाती है, मतलब उत्तर पद होता है मेरा पहला, सॉरी उत्तर पद में दूसरा होता है, गलत लिख दिया, हाँ उत्तर पद मतलब दूसरा पद। यहाँ काली और मिर्च 2 पद है, पूर्व और उत्तर, पूर्व पद पहला, उत्तर पद दूसरा। यहाँ पर पूर्व पद जो है उत्तर पद की विशेषता बताता है, जैसे कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च की विशेषता है कि वो काली है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कह सकते हैं यहाँ पर हमने विशेषता बताई है, जैसे कि महादेव, महान है जो देव, तो देव की विशेषता बताई है कि वो महान है, तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। तो हमने तीनों पढ़ लिए हैं, तो अब हम पढ़ते हैं हमारे आगे की चीज। दोस्तों अब हम करने वाले हमारे वाक्य सर्वनाम और सकर्मक और क्रिया को पहचानने की ट्रिक। मतलब देखो सकर्मक और असकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने की ट्रिक है, और वाक्य और सर्वनाम को याद करने की ट्रिक है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई वाक्य सबको पता है, 8 भेद होते हैं जो कि आपसे याद ही नहीं होते हैं, उन्हीं को समझेंगे यहाँ पर। तो भाई वाक्य में हमने एक शब्द लिया है, एक वाक्य लिया है, जहां पर आपको सारे के सारे जो हमारे वाक्य के भेद मिल जाएंगे। वन में सवी सांप है, वन में एक नाम है, सवी नाम का एक सांप है, वो रहता है, तो वन में सवी सांप है। यहाँ पर देखो, वैसे आपको मिला विधानवाचक वाक्य, न से आपको मिला निषेधवाचक वाक्य, से आपको मिला संकेतवाचक वाक्य,
यहाँ पर ई है, ई से क्या मिला, इच्छावाचक वाक्य। वैसे क्या मिला, विस्मयादि बोधक वाक्य। से क्या मिला, संदेहवाचक वाक्य। यहाँ पर बचा आ से क्या मिला, आज्ञावाचक वाक्य। और पैसे मिला प्रश्नवाचक वाक्य। सिंपल, आपके पूरे 8 हो गए। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए पूरे। सिंपल से याद कर लो, आपको वाक्य याद हो जाएंगे, बस एक वाक्य से सारे वाक्य याद। ठीक है। नाम, सर्वनाम को याद करेंगे। ठीक है, देखो अपस्वपन मतलब अपना स्वपन, अपना सपना। अप देखो, अप में ए है, ऐसे क्या बनता है, अनिश्चय बोधक सर्वनाम। पैसे क्या बनता है, पुरुष है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। से क्या बनता है, संकेतवाचक सर्वनाम। पैसे यहाँ दे रखा है ना, पै, इस पैसे क्या बनता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस न से क्या बनता है, निजवाचक सर्वनाम। इस न से क्या बनता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। हो गए पूरे 1 2 3 4 5 और 6 हो गए पूरे, 6 के 6 हमारे सर्वनाम भी याद। ऐसे याद करना है आपको बस। सकर्मक जो अकर्मक क्रियाओं को कैसे पहचाने की बहुत ही डिफिकल्ट लगता है आपको। ट्रिक है कि कर्म ओ सॉरी भैया, क्या आएगा यहाँ पर, क्या और किसको से पहचान सकते हो। जैसे कि जिस भी वाक्य को आपको देखना हो कि यहाँ पे कर्म है या नहीं है, तो आप कैसे जानोगे, आप वहाँ पर क्वेश्चन बनाओ क्या और किसको से। जैसे कि राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, राम किसको पढ़ता है, कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब वहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो वो अकर्मक क्रिया है। अगर वहाँ लिखते राम किताब पढ़ता है, तो हम बोल सकते कि राम क्या पढ़ता है, तो आंसर में हमें मिलता है कर्म, आंसर मिलता है हमें किताब, तो किताब क्या हुआ हमारा, कर्म। ठीक है, इसे हम कर सकते कि सकर्मक क्रिया है। ऐसे यहाँ देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, क्वेश्चन बना नहीं। पक्षी किसको उड़ते हैं, क्वेश्चन बना, आंसर मिला नहीं। परंतु यहाँ देखो, पक्षी खाना खाते हैं, पक्षी किसको खाते हैं, खाना को खाते हैं। पक्षी क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, तो इससे क्वेश्चन बना, बिल्कुल बना। तो यही हमारे है अकर्मक वाक्य को, क्रियाओं को पहचानने की ट्रिक है। ठीक है, तो हमने सारे जो भी आपको मुश्किल लगते थे वो सब हमने पढ़ लिया। अगर आपको कुछ रह गया हो, अगर आपको समझना हो, औरों की ट्रिक भी जाननी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उन्हें भी समझा दूंगी। ठीक है, तो देखो सारे तो हमने पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, पर अब भी वाक्य, अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अब हम पढ़ने वाले हैं, हम जितने भी हमने पढ़े हैं ना, सभी की बस एक प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। उस क्वेश्चन में देखेंगे हमने क्या पढ़ा है और यहाँ पर लागू होता है या नहीं, एग्जाम में कैसे आएगा। बस ये और जान लो आप, बस ये जान ले तो आपको समझ ले, आपको सब कुछ आ गया इसके बारे में। ओके, लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत तेजी जा रही है। ठीक है, तो भाई अब हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि पहला उदाहरण हमारा परम प्लस में अणु तो बनता है परमाणु। अब आप बता दी ये किस भेद का या फिर किस चीज का उदाहरण है। ये देखो, परम प्लस में अणु, यहां पर देखो मैं के अंदर क्या छिपा हुआ है, ए। यहां पर क्या छिपा हुआ है, छिपा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ए। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, दो ए जुड़कर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर आ बना रहे हैं, तो मतलब ये कौन सा है। समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत तेजी जा रही है। ठीक है, तो भाई अब हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि पहला उदाहरण हमारा परम प्लस में अणु तो बनता है परमाणु। अब आप बता दी ये किस भेद का या फिर किस चीज का उदाहरण है। ये देखो, परम प्लस में अणु, यहां पर देखो मैं के अंदर क्या छिपा हुआ है, ए। यहां पर क्या छिपा हुआ है, छिपा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ए। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, दो ए जुड़कर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर आ बना रहे हैं, तो मतलब ये कौन सा है, संधि का ही, संधि तो है ये, कौन सी संधि है ये। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर पहली फैमिली से जुड़ती है और पहली फैमिली का कोई बड़ा सदस्य बड़ा होता है, तो वो क्या होता है, सवर संधि होता है। तो ये सवर संधि है। कवि प्लस में इंद्र, यहाँ पर ई है, छोटी ई वाली ई है, यहाँ पर भी ई है, दोनों ई जुड़ गए तो क्या बनाई, बड़ी ई। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा बड़ी ई। वही बात है, छोटी फैमिली नहीं, ये पहली फैमिली है दोनों, और पहली फैमिली जब मिली तो बनी कौन सी फैमिली, पहली फैमिली की जो बड़ी सदस्य है ई, बड़ी ई वो ही बनी है। तो मतलब ये भी सरसंधि है। वधु प्लस में उत्सव, यहाँ पर भी ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, पहली फैमिली के दोनों सदस्य हैं, आपस में जुड़ रहे तो क्या बनेगा, पहली फैमिली का ही तो बड़ा होगा। तो दोनों फैमिलियों ने, मतलब इस फैमिली ने, फैमिली कह सकते हैं, फिर इस सदस्य ने, इन दोनों ऊ ने बड़ा ऊ बनाया है, मतलब पहली फैमिली ही जुड़े हैं और वो वहीं से बना है। ठीक है,
यहाँ पर है ज्ञान प्लस में ईश्वर, यहाँ पर क्या है ए है, यहाँ पर क्या है ई है, मतलब पहली फैमिली नहीं है इन दोनों में। इनमें यहाँ पर देखो ए पहली फैमिली, ई दूसरी फैमिली, मतलब अगर पहली फैमिली या फिर किसी दूसरी फैमिली आपस में जुड़ती है तो क्या बनाती है, तो देखो पहली फैमिली और दूसरी फैमिली जुड़ती है तो तीसरी फैमिली बनाती है। तीसरी फैमिली का ये मतलब नहीं तीसरी जो तीसरी पड़ाव में से कि ऊ ये बनेगा, नहीं, पहली फैमिली और दूसरी फैमिली का अर्थ है कि पहली फैमिली है उसके साथ भाई दूसरी कोई भी फैमिली आ जाएगी और उसके आने के बाद जब ये जुड़ते हैं तो कोई भी तीसरी फैमिली बना देंगे। यहाँ पर कौन सी बनाई है, ए, मतलब पांचवी फैमिली बनाई थी। ठीक है, पहली फैमिली दूसरी फैमिली पांचवी फैमिली बन गई। देखो यहाँ पर भाई नर है, नर में क्या है ए है, यहाँ पर क्या है ऊ है, मतलब एक फैमिली है एक कोई दूसरी फैमिली है और ये पहली फैमिली और ये कोई भी दूसरी फैमिली है, ये जब आपस में जुड़ गए तो कोई भी तीसरी फैमिली मतलब कोई भी फैमिली बना दिए और वो कोई भी फैमिली हमारी कौन सी फैमिली है, चौथी फैमिली। समझ में आ गया, मतलब जहाँ पर ये पहली फैमिली और कोई भी दूसरी फैमिली जुड़ते हैं कह सकते हैं हम, यहाँ पर देखो हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस में 2 इज इक्वल 3 होता है, 3 होगा। और ये किसका उदाहरण है, ये तो भाई किसका उदाहरण है ये, देखो अगर पहला और 1 मतलब 1 और 2 जुड़ते हैं तो 3 बनता है, मैं इसका कहने का मतलब है ये गुण संधि है। और यहाँ पर सवर संधि में क्या होता है कि फर्स्ट प्लस में फर्स्ट इज इक्वल फर्स्ट, मतलब 1 प्लस में 1 इज इक्वल 1 होगा, मतलब पहली फैमिली और पहली फैमिली जुड़कर ही क्या बनेगा उसमें से बनेगा। पर यहाँ पर एक फैमिली और कोई भी दूसरी फैमिली जुड़ जाती है तो कोई भी तीसरी फैमिली बनाती है। ठीक है, यहाँ पर देव ऋषि में यही बात है भाई, यहाँ पे ए है यहाँ पर री है, ए और हाँ री तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं भाई, री जो है वो किसी फैमिली में इंक्लूड नहीं है पर तो है वो साथ में। यहाँ पर ए और री है, ये मैंने बताया था आपको, आपने सवर संधि पढ़े तो बताया था मैंने आपको, ए और री क्या बनते हैं मिलकर, भाई ए और री जब जुड़े हैं तो क्या बना है, यहाँ पर देखो कोई फैमिली नहीं है परंतु ये एक मान सकते हैं एक्सेप्शन मान लो, पर है नहीं एक्सेप्शन, मतलब ये सबसे अलग है, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ए है यहाँ पर री है, ए और री मिलाकर क्या बनाते हैं, मैंने आपको बताया था अर बनाते हैं, यहाँ पर भी अर बना हुआ है, ये रहा रे और जो हमारा ए था वो जुड़ गया वै के अंदर। ध्यान से समझो सब समझ में आ जाएगा। महा प्लस में उर्मी, यहाँ पर ए है, ए मतलब कोई भी पहली फैमिली, ऊ मतलब कोई भी दूसरी फैमिली, मिलाकर बनाई तीसरी फैमिली जिसका नाम है ओ। ठीक है, ये हमारी हो गई वृद्धि संधि के बारे में। अब आता है देखो ए प्लस में ए अके एक बना, तो इसमें देखो यहाँ पर पहली फैमिली ए, यहाँ पर दूसरी फैमिली ए, परंतु यहाँ पर कोई तीसरी फैमिली नहीं आई है, वहां पर दूसरी फैमिली का जो बड़ा भाई है वही बड़ा बना है, मतलब वही आया है। देखो यहाँ पर पहली फैमिली ए है, यहाँ पर पहली दूसरी फैमिली कोई भी अन्य फैमिली हमारी ए है, परंतु जब हमारा आंसर में आता है तो दूसरी फैमिली जो हमने ली है ना उसका जो बड़ा भाई है वो बड़ा होगा। यहाँ पर बना है ए, यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए था और ये जब जुड़े तो ये बना दिया। महा प्लस में औषध, यहाँ पर देखो ए है हाँ, आ मतलब पहली फैमिली, यहाँ पर भी क्या है ओ, यहाँ पर पहली फैमिली और कोई भी अन्य फैमिली मतलब दूसरी फैमिली कह सकते हैं, पहली फैमिली और दूसरी फैमिली जब मिली है तो दूसरी फैमिली का ये जो बड़ा सदस्य है वो बड़ा हुआ है, यहाँ पर ओ आया है। ठीक है, मतलब अगर हम कहें तो ये हमारा कौन सा है, कौन सा ये संधि का भेद, ये हमारा वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में मतलब वृद्धि बड़ा आएगा भाई, बड़ा भाई आएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर पहली फैमिली जुड़ती है दूसरी फैमिली के साथ तो दूसरी फैमिली का जो बड़ा भाई है तो वो बड़ा बनता है वो। प्रति प्लस में उत्तर, प्रति उत्तर बना है, यहाँ पर प्रति में ई छिपा हुआ, यहाँ पर ऊ छिपा हुआ, यहाँ पर ई, यहाँ पर ऊ, ई ऊ जुड़ते हैं तो क्या बनाएगा। देखो मैंने आपको बताया था इसके अंदर यण संधि में कि अगर ई जुड़ता है ए के साथ या फिर आ के साथ तो क्या बनाता है, ये और या बनाता है, परंतु यहाँ पर तो ऊ आया ना, ऊ भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, जरूर नहीं कि ए आ ही आए, ऊ भी आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना, पर इतना जरूर ध्यान रखना अगर यहाँ पर ई मिल जाए ना तो ई मिल जाए तो किसमें बदलेगा, ई बदलता है ये और या में। और एक चीज छोटी सी चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, सॉरी, पर मैं आप बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, यण संधि की एक पहचान है कि यहाँ पर जब कोई भी आंसर जो बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है हमारा नया शब्द कहीं या नया शब्द, तो वहाँ पर आधा वर्ण तो अवश्य आएगा, मतलब आधा वर्ण कोई ना कोई तो टूटा मिलेगा, मतलब आधा वर्ण ही मिलेगा, किसी ना किसी का मिलता ही है। यहाँ पर देखो प्रति प्लस में उत्तर प्रत्युत्तर, यहाँ पर देखो ये जब जुड़े तो यह तो बनाया, ये जब जुड़े तो यह तो बनाया, ई को हटा दिया, मतलब ई को हटाकर यह बन गया, ऊ तो वैसा ही रहा, परंतु क्या हुआ कि जो तय था हमारा वो बेचारा आधा हो गया।
ए जो था वो मतलब जो तय था वो आधा हो गई, वो आधा कर देता है ई, ठीक है। यहाँ पर ई है, ई जुड़ती है आ के साथ, ई जुड़ती है आ के साथ, यह तो बनेगा, यह तो बनेगा, यहाँ पर या बना वैसे या भी बनेगा, परंतु शब्द आधा हो गया, ध्यान ने हमारा आधा कर दिया। यहाँ पर देखो ये हो गई हमारी यण संधि। 9 प्लस में एक नाविक, 9 प्लस में एक नाविक कहाँ क्या है, कौन संधि है ये? यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ पर ई दे रखा है, ओ ई कौन सा उदाहरण था भाई, याद करो, ओ ई वाला, ये हो गया हमारा लास्ट अयादी संधि। यहाँ पर 9 प्लस में एक, 9 1 प्लस में एक, अब ये कौन सा है भाई हमारा 9 प्लस में एक? मैंने बताया था भाई कि अगर ओ यहाँ पर देखा है औ, हाँ औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर लग जाता है, कोई भी स्वर, तो वो किस में बदलता है? आव के अंदर। यहाँ पर है कि भाई हमारा ओ औ के साथ ई लगा हुआ है तो क्या बना है? आव। आव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पर ना में तो आ हो गया और वह हमारा ये रहा, ठीक है। शय प्लस में अण शयन, यहाँ पर ए है, ए किसे बदलता है? ए बदलता है आय में, यहाँ पर शय के साथ ए हो गया और यहाँ पर ये लग गया, हमारी हो गई हमारी स्वर संधि कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो व्यंजन संधि के बारे में एक बार यहाँ पे रफ कर देते हैं, बस इसे याद कर लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ व्यंजन संधि के बारे में, व्यंजन संधि क्या होता है? देखो यहाँ पर मैंने कुछ नियम करवाए थे, वही नियम लागू होते हैं। कै के साथ अगर ए जुड़ता है, कै के साथ अगर ए जुड़ता है तो यहाँ गै बनता है। मैंने आपको बताया था कि जो कै है वो गै में बदलता है, च है वो जै में बदलता है, मतलब हर वर्ग के पहले वर्ण, हर वर्ग के पहले वर्ण हर वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये मैंने आपको बताया था, याद करो, ये ऐसे ही हुआ है, सारे नियम ऐसे ही होंगे। यहाँ पर अगर च हो, यहाँ पर अगर कै हो, यहाँ पर कच ट हो, त हो, प हो, कुछ भी हो, तीसरे वर्ण बदल जाएगा। सम प्लस में लगन, यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि अगर मैं हो तो मैं बदलता है अंक की बिंदी में, बदल गया। यहाँ पर वट छाया में क्या होता है कि अगर ट के साथ छ लगा होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर च लग जाता है, छोटा सा च लग जाता है, यहाँ पर लग गया। वी प्लस में सम विषम, मैंने क्या बताया था आपको, अगर सम स हो, अगर स हो तो किसे बदलता है? स बदलता है श में, स बदलता है श में, बदल गया है। ये देखो मनोह, ये हमारे होगी व्यंजन संधि के बारे में, कुछ उदाहरण लिए थे मैंने बता दिया। मनोह प्लस में हर, मनोहर। अब आपको मुझे एक बात बतानी है, आपको मुझे एक बात बतानी है, कमेंट सेक्शन में बता दो बेशक से कि अब मैं जितने वो करवाए हैं ये प्रैक्टिस, कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं। मैं पूरे करवा दूंगी, फिर आपको बताना कि कितने आपने सही दिए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। यहाँ पर है मनोह प्लस में हर, मनोहर है। मनोहर में क्या, मैंने क्या बताया था विसर्ग संधि में? विसर्ग संधि में आपको बताया था अगर शब्द के अंदर ओ हो, अगर शब्द के अंदर ओ हो तो किसमें क्या होता है उसका कि ओ हट जाता है और विसर्ग लग जाता है। अगर शब्द के अंदर रै हो तो रै हट जाता है, उसके स्थान पर क्या लग जाता है? विसर्ग लग जाता है। अगर शय हो तो शय भी हट जाता है, उसके स्थान पर क्या लग जाता है? विसर्ग लग जाता है। यही हमने बताया थे 3-4 नियम विसर्ग संधि के हो गए हमारे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आता है यथाविधि, मतलब अब हमारी ये कौन से ही ये पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। यथाविधि, यथाशक्ति, ये 2 उदाहरण हैं। यथाविधि कौन क्या है? ये यथाविधि हमारा समास है। अभी कौन सा समास है ये हमें बताना है। देखो यथाविधि, यथा क्या है? यथा एक अव्यय है क्योंकि इसका रूप नहीं बदलता, तो विधि का तो विधिया हो जाएगा ना, बहुत सारी विधिया हो गया, परंतु यथा को कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी चीज का, इसका रूप नहीं बदलता, तो मतलब ये हमारा अव्यय भाव समास है क्योंकि अव्यय है पहला पद। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? पहला अव्यय है, अव्यय है तो मतलब हमारा अव्यय भाव समास हुआ। यश प्राप्ति, यश प्राप्ति मतलब यश, यश की प्राप्ति, कोई भी यश है, यश की प्राप्ति, यश की प्राप्ति। यहाँ पर की क्या है? एक कारक चिन्ह है, तो मतलब ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर, से क्या है? कारक चिन्ह है, तो मतलब ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। नीलकमल, नीला है जो कमल, नील कमल नीला है जो कमल। नील गाय, नीली है जो गाय, मतलब क्या बताया इसके अंदर, क्या बताया गया है? याद करो, मैंने आपको बताया था अगर जहां पर भी किसी चीज की विशेषता बताए, कहने का अर्थ है कि जो हमारा पहला शब्द है दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, तो कौन सा समास कहलाता है? गाय नीली है जो गाय, मतलब गाय कैसी है? नीली है, कर्मधारय समास हो गया। नवरत्न, जहां पर पहला पद में संख्या हो, द्विगु समास, पहले पद में संख्या हो, पंच और नव संख्या ही तो है,
तो द्विगु समास। गजानन यहाँ पर है किसी और की तरफ इशारा किया जाता है। गजानन किसे कहते हैं हम? श्री गणेश जी को कहते हैं। गणेश, गजानन का मतलब गज, गज मतलब हाथी जिसका आनन, आनन का मतलब होता है हमारा कैसे सर कह सकते हैं, फिर सूंड कह सकते हैं। आनन है जिसका, वो कहते गजानन। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को कौन धारण करता है? श्री विष्णु जी। तो विष्णु जी हमारे मतलब तीसरे की तरफ इंडिकेट किया गया है। तो हमारा कौन सा है? बहुव्रीहि समास। माता पिता सुख दुख, माता पिता एक यहाँ पर विलोम शब्द चल रहा है, माता पिता सुख दुख, भाई बहन चाचा चाची, तो जहाँ पर भी विलोम शब्द हो क्या कहलाते हैं? वो द्वंद्व समास या फिर द्वंद्व समास कहलाते हैं। और अगर इनका विग्रह करते हैं तो बीच में अव्यय नहीं, वो लगता है समुच्चय बोधक अव्यय लगता है। माता और पिता सुख और दुख अव्यय, मतलब बीच में वो लग गया हमारा एक समुच्चय बोधक अव्यय लग गया। तो ये हमारे हो गए पूरे। अब यहाँ आती है, यहाँ पर देखो, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही जलधर में। मैंने पूरा नहीं लिया, परंतु ये देखो, ये उदाहरण में लिए ना, ये बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है, मतलब बहुत ही ज्यादा यूज किए गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही जलधर में। हमसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि चारों चंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार है हमारे। अभी बताओ कौन सा अलंकार इसमें? मैंने क्या बताया था कि अनुप्रास अलंकार वे अलंकार होते हैं जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, मतलब एक ही शब्द एक ही वर्ण बार बार आता हो, वो अनुप्रास होता है। च च च, यहाँ पर च शब्द 3 बार आया है, मतलब यहाँ पर वर्ण है, ठीक है। च वर्ण बार बार आया, तो च वर्ण क्या हुआ हमारा, मतलब क्या हुआ? ये अलंकार अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसकी आवृत्ति बार बार आई है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखो, काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द 2 बार आया है, घटा शब्द 2 बार आया है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार लेंगे, परंतु गलत होगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में शब्द नहीं वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है यमक अलंकार के अंदर, और शब्द की बार बार आवृत्ति भी होती है, साथ में हर बार इसका जो अर्थ वो अलग आता है। समझ गए? रहीमन पानी राखी, देखो यहाँ पर घटा शब्द के अर्थ बता देती हूँ। वैसे मैं, इस घटा का अर्थ है बादल, इस घटा का अर्थ है घटना, ठीक है। काली घटा मतलब काली जो बादल है उनका घमंड घटा है, घमंड घट गया है, इसका अर्थ यही है। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गई ना उभरे मोती मानुषून, बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है ये, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। यहाँ पर देखो कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है ये। कैसे? क्योंकि यहाँ पर पानी शब्द है, ये मत समझना कि यहाँ पर भाई पानी पानी 3 बार है तो मतलब ये पक्का हमारा यमक अलंकार होगा। जी नहीं, ये एक एक्सेप्शन भी ले सकते हैं कि सिर्फ यही एक वाक्य बोल सकते हैं कि जहाँ पर 3 बार पानी शब्द का यूज़ किया, परंतु यहाँ पर देख ले एक चीज़ कॉमन है जो यमक श्लेष अलंकार में होती है कि पानी 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 जो 3 बार शब्द लिए हैं, इन शब्द में तीनों का अर्थ क्या है? सेम है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3 शब्द हैं, मतलब यहाँ पर 3 शब्द नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक ही शब्द जो कि पानी शब्द लिया जाएगा। पानी शब्द के अनेक अर्थ निकले इसके अंदर, इसलिए जहां पर भी अनेक आर्थिक शब्द आते हैं तो क्या कहलाते हैं? श्लेष अलंकार। यहाँ पर चांद सा मुख, यहाँ पर देखो इस वाक्य में यहाँ पर सा शब्द आया है। शा, मैंने क्या बताया? जहाँ पर भी सा सरी सम हो, समान हो, वो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। तो ये हमारा उपमा अलंकार हो गया। चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ पर वही आएगा। चरण कमल बंदो हरिराय में क्या है? यहाँ पर दिया गया योजक चिन्ह, तो ये हमारा हुआ रूपक अलंकार। मुख मानो चंद्र है, यहाँ पर मानो शब्द दिया गया है, तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा। मन मनु मानु जानू, ये सब बताया था ना, यही है बस। यहाँ तो सिर्फ आपको देख के पहचाननी है। फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, यहाँ पर देखिए फूल एक प्रकृति की चीज़ है, कलियां एक प्रकृति हैं, और ये हंस रही हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब ये मतलब किसके ऊपर दिया गया है जोर? यहाँ पर प्रकृति की बात चल रही है, और प्रकृति की बात हो तो मानवीकरण अलंकार तो होगा ही, तो मानवीकरण है, मानवीकरण अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सारी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सारी जरी गई निशाचर भाग। यहाँ पर है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी परंतु लंका जल गई। ये बात गलत है, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तभी तो लंका जली थी, उससे पहले थोड़ा जली थी। तो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती हो, ठीक है। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बात की गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, परंतु ये हमारा कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। ये पहचाना बहुत ईजी है, अतिशयोक्ति वाला, ठीक है। हमने भाई थोड़े से पढ़े हैं
आई होप कि आपने कुछ सही दिए होंगे, फिर आपने सारे सही दिए होंगे। जिसने भी ज़्यादा सही दिए हैं तो भाई वो तो सबसे अच्छा किया उसने, उसके लिए। तो दोस्तों हमारे थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए, वो हम कर लेते हैं अभी। तो देखो, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर देखो राम ने पुस्तक पढ़ी। अब ये कौन सा वाक्य है, मतलब क्या, मैं पहले बता देती हूँ क्या पूछ रहा है इसके अंदर। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसके अंदर आपको बताना है कारक के बारे में बताना है, ठीक है। तो कारक बताओ कौन सा कारक है ये। तो मैंने आपको कारक बताया था, साथ में विभक्ति के साथ बताया था कि जहां पर भी कर्ता के साथ क्या लग जाए, ने लग जाए। क्या लग जाए, जहां पर भी विभक्ति में ने लग जाता हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कर्ता कारक। तो यहाँ देखो ने लगा हुआ है, कर्ता यहाँ पर है तो कर्ता कारक हो गया, ठीक है। मैंने बच्चों को किताब दी, मैंने बच्चों को किताब दी, यहाँ पर कौन सा कारक है, मैंने बच्चों को किताब दी। अभी को कारक चिन्ह कहाँ पर लगता है, संबंध का, के, को, ये सब जो है का, के, की जो भी हमारा है ये कहाँ लगता है, संबंध वाचक कारक में। तो ये संबंध वाचक है। हे प्रभु हमारी रक्षा करना, हे प्रभु किसी को पुकारने के लिए यूज है, मेरा दोस्त है, ये हमारा कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हो गया मतलब एक सर्वनाम। स्वयं ही काम कर लूंगा, स्वयं जहां पर खुद के लिए यूज करते हैं, जो खुद के लिए यूज करते हैं वो शब्द क्या, कौन से सर्वनाम होते हैं, वो कौन सर्वनाम जो खुद के लिए यूज करते हैं, सिंपल है निजवाचक सर्वनाम बताए थे मैंने आपको, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गया। देखो भाई ये मैंने आपसे आपके थोड़े से ले लिए, वैसे मैंने करवाए तो है नहीं इस वीडियो के अंदर, परंतु मैंने आपको पहले तो करवाए थे, इसलिए मैंने थोड़ी सी देखने के लिए कि आपको अब याद है या फिर नहीं है, इसलिए मैंने ये 4 ले लिए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने सारे जितने भी क्वेश्चंस बताए थे, मैंने आपको कितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनके आंसर सही दिए होंगे। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और जिसने भी ये अंत तक वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक वीडियो देखी, और आशा करती हूँ कि आपको सारा समझ में आया भी होगा। आप अपने एग्जाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ उसके लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको जितने टॉपिक करवा दिए आपको आई थिंक सारे आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना एंड शेयर करना, एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी जानकारी से संबंधित ट्रिक जैसे जो भी हमारी रील है वो भेज जाएंगी। जानकारी से संबंधित मतलब पढ़ाई से संबंधित कोई भी हमारी वीडियोस है वहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। तो करती हूँ कि आपको वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। हमारी इंस्टा आईडी जो भी है स्टूडेंट इंडिया ऑफिशियल नाम से है, उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई संबंधित चीज़ें चलती हैं, ठीक है। वहाँ पर वीडियोस डाली जाती हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। कुछ ट्रिक भी डालती हूँ मैं वहाँ पर, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है वो भी डालती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।